नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज के इस लर्निंग वीडियो में इस वाले वीडियो का पार्ट 2 हम बात करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने फटाफट मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि हम ट्रेडिंग ट्राइपॉड के बारे में बात कर रहे थे कि भाई हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये तीनों एलिमेंट्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मतलब तीनों एलिमेंट, तीनों पॉड, तीनों लेग्स को हमें प्रॉपर इम्प्रूव करना चाहिए, तभी हम जाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो पिछले वीडियो में, ये वाले वीडियो में मैंने आपको एक ओवरऑल ऊपर से ब्रीफ दिया था कि क्या ये सब कुछ कितना इंटरलिंक्ड है और कितना रिलेटेड है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में, जो ज़्यादातर लोग 70-80% लोग, 90%, मैं तो बोलूँगा 90% लोग इसी के पीछे भागते हैं, ट्रेडिंग सेटअप्स के पीछे भागते हैं कि भाई हमें ट्रेडिंग सेटअप बता दो, कोई ऐसा कोई सेटअप्स बताओ, इंडिकेटर्स बताओ या कोई स्ट्रैटेजी बताओ जिससे हम सक्सेसफुल हो जाए। तो ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैंने सिर्फ इसको 20% का वेटेज दिया था। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए 20% का वेटेज दिया था। ये आपको एक एज देती है, आपको स्टुपिडिटी, आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, ये सब कुछ आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग सेटअप्स। मतलब आपके पास अगर कोई अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, कोई स्ट्रैटेजी है, तो आपको वो एक रेफरेंस पॉइंट देता है मार्केट में कि भाई आपको कौन से प्राइस पर एक्शन लेना चाहिए, कौन से प्राइस पर एंट्री लेनी चाहिए और कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक व्यू पॉइंट देता है। तो ये ट्रेडिंग सेटअप की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मार्केट योगी चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पर मार्केट योगी को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। तो आइए वापस आ जाते हैं। तो ये स्लाइड है आपके पास, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग सेटअप्स को हम एक तरह से 4 एलिमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको दिखाता है एंट्री और एग्जिट। मतलब टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही बड़ा, एक ऑल टुगेदर बहुत ही अलग सब्जेक्ट, मतलब पूरा एक ब्रह्मांड है, एक विश्व है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसमें भी सब कुछ ब्रीफली आपको एक एक्सप्लेन करूंगा कि टेक्निकल सेटअप्स, ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होते हैं और कौन से बेसिस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन आता है, मार्केट स्ट्रक्चर आता है, चार्ट पैटर्न्स आता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, फेकआउट, ट्रेंड लाइंस, जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, समझते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। फिर आजकल जो नया कॉन्सेप्ट चला है एसएमसी का, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, जो बोलते हैं कि बैंकिंग और ये सब लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली स्मार्ट मनी भी क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी ऑलमोस्ट यही है, प्राइस एक्शन ही है। जो सालों से चल रहा था प्राइस एक्शन, वही चीज़ है। ये सिर्फ बोल सकते हैं कि भाई नई बोतल में पुरानी दारू है, इंग्लिश बोतल, देसी बोतल में इंग्लिश दारू, ऐसा सब जो भी है वही है ये। मतलब बेसिकली ये प्राइस एक्शन है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत आसान है। अक्सर लोग प्राइस एक्शन समझने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आता यार ये चार्ट्स कैसे घूम रहे हैं, कैंडल्स कैसी बनती है। लेकिन ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इस चीज़ को समझना बहुत आसान कर देता है। और स्मार्ट मनी के फर्दर अगर उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके एलिमेंट्स है ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन उसके लिए इसका पूरा एक अलग से वीडियो आएगा। आज के इस वीडियो में हम मोटे तौर पर फटाफट थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। फिर डीप डाउन सारी स्ट्रैटेजीज में आपको समझाऊंगा, सारी एक एक पॉइंट समझाऊंगा। एसएमसी समझेंगे हम, एसएमसी क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या है और कौन सा सेटअप वैलिड होता है, ये सब कुछ सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि बताया, टेक्निकल एनालिसिस मतलब एक बेस होता है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है मार्केट में कि भाई हमें अगर कोई, समझ लो आप मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज है ईएमए। तो जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर आता है तो हम एक व्यू पॉइंट बनाते हैं, एक रेफरेंस बनाते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से वापस नीचे आ रहा है और 200 मूविंग एवरेज आ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि भाई यहाँ से एक सपोर्ट बन सकता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट है। ये 100% श्योर नहीं होता है कि ये काम करेगा ही करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, कभी भी 100% नहीं होता है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहां पर ज़्यादातर
मार्केट में सब लोग यही मानते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, मतलब अप ट्रेंड में है तो बाय कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में मार्केट है और ऊपर के साइड 200 मूविंग एवरेज है और मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं अगेन। तो यही चीज़ होती है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है आपको टेक्निकल एनालिसिस के पढ़ने से। तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने बताया कि वो आपको सिर्फ एक एज देती है। अगर आपका चार्ट रीडिंग बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसके बेसिस पर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्पॉट करेंगे और आप अपना रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। रिस्क को इसी तरह से मैनेज करते हैं कि भाई हम रैंडमली कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, अगर सेटअप बनता है तभी हम ट्रेड करेंगे, उससे अलावा हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यही चीज़ हमको ये हेल्प करती है टेक्निकल एनालिसिस। अब दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस भी एक तरह का एक ट्रेडिंग सेटअप ही है। वो किस तरह से, वो मैं आपको समझाता हूं। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट पैटर्न्स और प्राइस को समझना है, प्राइस को देखना है। हम इसके अंदर कोई भी दूसरी चीजें नहीं देखते हैं, ना न्यूज को देखते हैं, हम सिर्फ कैंडलस्टिक्स और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसका नाम होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब दूसरा ट्रेडिंग सेटअप्स होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स लोग यूज करते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिनका व्यू लॉन्ग टर्म होता है। मतलब उनको लगता है कि भाई मुझे तो 5-6 साल या 10 साल 20 साल मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा एज अ पार्टनर, एक बिजनेसमैन की तरह मैं इसको देख रहा हूं। तो भाई मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं उसकी फंडामेंटल, उस कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी करूंगा, उस कंपनी का बिजनेस स्टडी करूंगा। तो ये व्यू होता है। और जब आपको वो व्यू मतलब उसमें क्या क्या देखना होता है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है कि अंडरस्टैंड द कंपनी, इट्स ऑपरेशन, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट। मतलब क्या होता है कि आपको उस कंपनी के बारे में जानना होता है, उसकी बिजनेस प्रोफाइल समझनी होती है, वो कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, ग्राउंड लेवल पर वो बिजनेस क्या है, ये सब कुछ जानना होता है। तब आप एक व्यू बनाते हैं कि भाई हाँ, ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और एक अच्छा बिजनेस है, इसके ओनर्स अच्छे हैं, उसके मैनेजमेंट उसका अच्छा है। तो ये सब कुछ आप इस फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करके आप देख सकते हो और उसके हिसाब से हम किसी बिजनेस में, किसी स्टॉक में या कोई भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं या रिलायंस की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि भाई ये ग्राउंड लेवल पर बहुत ही बड़ी कंपनी है, उनका मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है, उनके जो प्रमोटर्स हैं, मतलब जिनकी कंपनी है वो भी इंसान भी बहुत अच्छे हैं और हमेशा से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है और ये बहुत ही सूझबूझ और अच्छी कंपनीज है। तो ये हमको पता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट है। फिर हमें देखना होता है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस में और भी डीप डाउन अगर जाते हैं तो उसके अंदर आता है कि भाई हमें कंपनीज के उसके राइवल्स कौन है, मतलब उनकी कंपटीशन में कौन है, कौन सी कंपनियां उनकी कंपटीशन में है। तो ये सब कुछ भी देखना होता है। देखिए, टाटा मोटर्स है तो मोटर्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, मारुति भी है, महिंद्रा भी है, तो उनके बिजनेसेस को कंपेयर करना होता है। तो ये सब कुछ चीज, मतलब ये कंपैरिजन आपको सिखाती है कि भाई कौन से स्टॉक में या कौन से बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब कुछ होता है फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी आपका एक ट्रेडिंग सेटअप ही है, आपको एक सूझबूझ देती है, राइट। फिर आता है कंपनी, मतलब सिर्फ फिर आता है सारे कंपनी के वो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब मंथली अर्निंग्स होती है, फिर सालाना जो अर्निंग्स होती है, जो रिपोर्ट्स होते हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। फिर ये अर्निंग फाइनेंशियल रेशियोज, पी रेशियो, पीबी रेशियो, कैश फ्लो, एबिटा, ये सब कुछ हम, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर मार्केट में हमने देखा है कि जब मार्केट ऐसे ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, और फिर अगर यहाँ पर समझ लो कि कोई न्यूज़ आती है और रिजल्ट आने वाला होता है कि भाई अब मार्केट में रिजल्ट आएगा इस कंपनी का, और अगर वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, गुड रिजल्ट आता है, तो हम सोचते हैं कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, राइट। तो मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन इस फंडामेंटल एनालिसिस में जो ये जो होता है उसमें एक पार्ट आता है मैन्युपुलेशन का, कि भाई न्यूज़ जब अक्सर ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जब कभी कभी अच्छा रिजल्ट भी आता है तब भी मार्केट 1-2 दिन के लिए करेक्ट होता है, एक हेल्दी करेक्शन आता है और फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। तो ये सब मैन्युपुलेशन
के भी ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो ये मेन चीज़ है एक इन्वेस्टर के लिए। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या दिखाता है कि भाई कंपनीज हेल्थ, ओवरऑल कंपनी आपकी, आप जिस कंपनी में, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है और आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे एक लॉन्ग टर्म व्यू बताता है। समझ में आ गया। फिर दूसरा पार्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ट्रेडिंग सेटअप्स के पार्ट में आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो आपको दर्शाता है कंट्रीज हेल्थ। मतलब ओवरऑल आपके देश की इकोनॉमी, आपके स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी को आपको स्टडी करना रहता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या सिनारियो बन सकता है, कौन सी कंपनीज प्रॉफिटेबल हो सकती है, कौन से साल में, कौन से क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, कौन से सीजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, मानसून में कौन से स्टॉक्स चलेंगे, समर में कौन से स्टॉक्स चलेंगे, विंटर्स में कौन सी कंपनीज प्रॉफिटेबल होती है, कौन से सीजन में, अगर फेस्टिव सीजन आता है तो कौन सी कंपनीज प्रॉफिटेबल होती है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ये एक ओवरऑल व्यू दिखाती है और आपको आपके देश की इकोनॉमी को समझने में हेल्प करती है। उसमें सब कुछ आ जाता है। उसके डिटेल में जाते हैं तो उसमें आरबीआई पॉलिसीज आती है, फिर इन्फ्लेशन डेटा, ग्रोथ रेट, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ मतलब इन डेप्थ डिटेल में आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बताता है आपकी इकोनॉमी का, आपके स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी का, कि भाई हमें ये इसके साथ साथ हम वर्ल्ड न्यूज़ भी देख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या होता है, ये सब कुछ बहुत इंटर रिलेटेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दिखाता है कि भाई आने वाले सालों में क्या सीन है, क्या किस तरह से ये देश बढ़ रहा है या किस तरह से ये बढ़ सकता है। और फिर अंत में सेटअप्स आता है, लास्ट में एक सेटअप आता है ये अपना न्यूज़, जिसको हम बोलेंगे कि उसको अक्सर बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, ध्यान से सुनिएगा आप, इसको एक रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, उनको फंसाने के लिए इसका मैन्युपुलेशन भी करते हैं। मतलब न्यूज़ का इस्तेमाल मैन्युपुलेशन के लिए करते हैं। हमने अक्सर देखा गया है, हमने देखा होगा मार्केट में कि भाई कोई अच्छी न्यूज़ आती है तभी स्टॉक मार्केट मतलब कोई कंपनी का स्टॉक कभी कभी और ज़्यादा नीचे वो गिरता है और हम कंफ्यूज होते हैं, हम परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि यार इतनी अच्छी न्यूज़, इतने अच्छे अर्निंग्स आए, इतना अच्छा रिपोर्ट आया है, इसका रिजल्ट अच्छा आया, फिर भी ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। लेकिन वो जो गिरावट होती है ना, वो मैन्युपुलेशन होती है, वो टेम्पररी गिरावट होती है। और यहाँ पर जो गिरावट होती है वो आ चुका है, मतलब यहाँ पर अब बाइंग आएगा, क्योंकि वो अप ट्रेंड में फिर से वापस ऊपर भागना है। तो इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो इस तरह से उसको मैन्युपुलेट करते हैं। स्टॉक न्यूज़, वर्ल्ड इकोनॉमी, वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, पॉलिटिकल न्यूज़, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ये प्राइस एक्शन बनाने में। अब क्या होता है, कभी कभी समझ लो ये अपना एक टाइमलाइन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये अपना टाइमलाइन है, करेक्ट। अब ये एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। अब पहले क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया है, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं से स्टॉक शुरू हुआ है, तो इसका रिजल्ट खराब आया है, तो यहाँ से मार्केट और थोड़ा डिप होगा, करेक्ट। लेकिन खराब आया है, लेकिन बड़े प्लेयर्स को और जो एनालिस्ट होते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको सब पता होता है। और ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सब कुछ उनको ये सब इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इन लोग, ये लोग सारी कंपनीज का, वर्ल्ड इकोनॉमी का, सब कुछ, ये सब कुछ बहुत अच्छे से ये लोग स्टडी करते हैं। तो उनको पता है कि भाई ये एक बहुत ही सही वैल्यू है, एक कंपनी की बहुत ही इंट्रिंसिक वैल्यू पे, बहुत ही अंडर वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है, तो हमें डिस्काउंटेड में मिल रहा है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। और हम रिटेलर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि यार यहाँ पर ये इसका रिजल्ट खराब आया है, फिर भी ये मार्केट गिर नहीं रहा है, यहाँ पर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स इसको अक्यूमुलेट करते हैं, खरीदते हैं। फिर मार्केट ऊपर चलता है, ऊपर चलता है, ऊपर चलता है, ऊपर चलता है, ऊपर चलता है। और फिर उनको पता है, यहां पर बड़े प्लेयर्स को पता चल गया था कि भाई मार्केट में ये बहुत ही अच्छा भाव है, अच्छा प्राइस आ गया है, डिस्काउंटेड प्राइस है, तो यहां से खरीदना चाहिए। और फिर बड़ी पोजीशन बना के वो लोग बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे प्राइस ऊपर बढ़ता है, रिटेलर्स उसको और ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। और फिर यहां पर जब मार्केट सेकेंड क्वार्टर के आसपास आता है और यहां पर समझ लो थोड़ा सा हल्का बुरा, मतलब थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज़ आता है, अरे यहाँ पर समझो, सॉरी, यहाँ पर न्यूज़ अच्छी आती है, यहाँ पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि भाई अरे रिजल्ट अच्छा है, अब तो ये बाहर और भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। बिल्कुल
इसने इंप्रूव किया है, मार्केट में रिजल्ट उसका अच्छा है, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये रिजल्ट आएगा ना, तो उस टाइम पर ये बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, मैन्युपुलेशन करेंगे और हमको यहां पर एक डिप मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा, आप नोटिस करना, जब भी अच्छा रिजल्ट आता है तो एक दो दिन स्टॉक नीचे गिरता है, हल्का फुल्का एक पॉजिटिव करेक्शन आता है, हेल्दी करेक्शन आता है, और हमें लगता है कि यार ये तो गिर रहा है, ये वापस से ये लेवल पे आ गया तो हम बेचेंगे। लेकिन ये प्लेयर्स को मालूम है कि भाई रिजल्ट अच्छा आया है, मार्केट इंप्रूव कर रहा है, स्टॉक इंप्रूव कर रहा है, तो यहां पर हम अगेन पोजीशन बनाएंगे, अगेन बाय करेंगे, और फिर मार्केट यहां पर और ऊपर उठता है। तो इसी तरह से मार्केट में एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, इसी तरह से स्टॉक में और जो भी है, ये न्यूज़ का इस्तेमाल ये लोग बड़े प्लेयर्स इस तरह से मार्केट मैन्युपुलेशन में करते हैं। फिर कोई वॉर की न्यूज़ आ गई, पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, नेचुरल कलामिटीज़ की न्यूज़ आ गई, डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर बहुत बुरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन बड़े प्लेयर्स को, बिग प्लेयर्स को ये सारी चीज़ें, ये सेटअप्स उनको मालूम होते हैं पहले से, और वो लोग, उनका अनुमान होता है कि भाई यहाँ से समझ लो, हम कोविड की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कोविड में जब मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ पर इस तरह से मार्केट स्लो डाउन हो रहा था, तो जब इंटरनली यहाँ पर जो लोगों को पता होता है ना, वो लोग यहाँ पर धीरे 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 प्रॉफिट बुक करना शुरू ही कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये एग्जांपल हम चार्ट्स पर जाकर देखेंगे, चार्ट्स पर समझाता हूँ मैं। चलो भाई, क्या हो रहा है। कोविड के टाइम पर जब मार्केट में एक डिप आया था, सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। यस, तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट सिंक में ही चलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूज़ और प्राइस आपको ऑलमोस्ट, मतलब वो बोलते हैं ना, भाव भगवान है, प्राइस इज द किंग। सब कुछ आपको भाव में दिखेगा। टेक्निकल एनालिसिस इसीलिए काम करता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सही है तो भी आप अच्छा अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें ओवरऑल क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस, इन सबका कॉम्बिनेशन करके अगर हम कोई सेटअप बनाते हैं, कोई एज बनाते हैं, तो वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोविड के टाइम पर भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है, ये ऊपर चल रहा है और यहाँ पर आरएसआई नीचे आ रहा था यहाँ पर। तो मतलब इस तरह से जो मार्केट में जो इकोनॉमी थी, यहाँ पर जो चल रहा था, ये चल रहा था, तो प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन बहुत ही स्लो जा रहा था। बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली, मंथली गिनोगे तो यहाँ पर ये उसी तरह से ये क्या हो रहा था कि एक डाइवर्जेंस पैटर्न बना रहा था, जो हमको पता है कि भाई यहाँ पर आप देखो, ये एक डाइवर्जेंस पैटर्न बन रही थी डेली चार्ट पर। प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बहुत दूर की, मतलब लंबी दृष्टि रखते हैं, उनको सब पता होता है। वो लोग बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो वो लोग ये भी मतलब और अपना लेवल कौन सा होता है, ब्रेक डाउन ये वाला लेवल होता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस की बात करते तो ये लेवल जैसे ही टूटेगा, हम बहुत ही तेजी से मार्केट और नीचे आ सकता है। तो कोविड के टाइम पे भी यही हुआ। न्यूज़ फैक्टर इन हुई, अपना मंथ अपना मार्च में था, मार्च में लॉकडाउन लगा। लेकिन जब कोविड की न्यूज़ वर्ल्ड में जब फैलना शुरू हो गई थी, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट केस हमें चाइना में पता चला था, तब दिसंबर महीना चल रहा था यहाँ पर, करेक्ट। तो जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना, उनको ये सब पता चल जाता है कि यहाँ पर से भाई हमको निकल जाना है, क्योंकि ये लंबा जाने वाला है, ये लंबा चल सकता है, पैंडेमिक हो सकता है। तो ये सब कुछ आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जब मार्च महीने, दिसंबर महीने से जनवरी में यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और फिर यहाँ पर एग्जिट करना शुरू हुआ, और फिर जैसे जैसे बाहर न्यूज़ आती है, न्यूज़ में वायरल होती है हर चीज़, फिर हम रिटेलर्स को तक बात पहुंचती है और हमें फिर पता चलता है, और फिर इसका फ़ायदा ये लोग बड़े प्लेयर्स उठाते हैं। बहुत ही तेज़ी से रिटेलर्स ने एग्जिट किया, लॉकडाउन लगा, फटाफट नीचे गया। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, करेक्ट।
मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था। अब 23 मार्च को लॉकडाउन, और हम क्या सोचते हैं कि यार मार्केट इतना क्रैश हो गया, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, अब कंपनियां तो बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, जो मार्केट में जो मूवमेंट आई थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी थी। कोविड का जो फॉल था वो पहले से फॉल आने ही वाला था। यहां पर डाइवर्जेंस ने ही आपको बता दिया था कि भाई यहां पर अब ये ऑलरेडी जो मूवमेंट आया है वो फैक्टर इन हो जाने वाला है, और यहां से बिल्कुल नीचे आया। और यहां पर स्मार्ट प्लेयर्स ने अक्यूमुलेट किया, इसको खरीदा, और फिर पूरे लॉकडाउन के दरमियान मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, और हम सरप्राइज ही रहते गए कि यार मार्केट तो अभी तो सारे बिजनेसेस बंद है, कंपनीज बंद है, लेकिन ये मार्केट इतना बुलिश और इतना भाग क्यों रहा है। तो यही मैन्युपुलेशन होता है, न्यूज़ मैन्युपुलेशन होता है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। वैसे ही आप 2008 के बबल को भी देखो। 2008 में जो ये बबल फटा था अपना, ये सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखेगा, आपको वीकली चार्ट पर यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखेगा, जो बहुत ही भाग रहा था उस टाइम पर, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये वीकली चार्ट पर आपको डाइवर्जेंस मिलेगा। तो स्मार्ट प्लेयर्स को बड़े टाइम फ्रेम पर उनको पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। सॉरी, ये 2008 का है, ये वाला, ये देख लो। और फिर मार्केट फटाक से नीचे आता है। तो डाइवर्जेंस यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज़, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है मार्केट में। इस तरह से प्राइस एक्शन बनता रहता है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पर, अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं। तो मोटे तौर पर अगर आपको समझना है तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो है हमारा लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब सबसे हायर टाइम फ्रेम है ये। फिर ये मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है कोई कंपनी का, और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर हम मोटे तौर पर टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा ये व्यू पॉइंट है। मतलब बहुत ही लंबा व्यू है, बहुत ही दूर तक देखना है, तो आपको ये सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। आपको मतलब ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। वो आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाता है। फिर आता है कंपनी का, कि भाई चलो अभी कोई न्यूज़ आ रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी अब अपने बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब ये जो न्यूज़ है वो कौन सी कंपनीज को अफेक्ट कर सकती है। बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट करेगी, तो बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट करेगी, तो दूसरी कौन सी कंपनीज है जो मतलब सारी कंपनी को अफेक्ट करेगी, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ अटक जाएगा, लोन्स वगैरह महंगे हो जाएंगे, तो कंपनीज डेवलपमेंट नहीं करेंगी, एक्सपांशन नहीं करेंगे, अपने प्लांट्स को एक्सपांड नहीं करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं करेंगे, तो ये स्लो डाउन हो सकता है। इसीलिए मार्केट में फॉल आता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब मार्केट में एक करेक्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, ये लिंक्ड अप है। तो ये हमको एक मीडियम टर्म व्यू दिखाता है, और टेक्निकल एनालिसिस हमें एंट्री और एग्जिट बताता है एग्जैक्ट पॉइंट पर, कि भाई ये दिस इज द बेस्ट प्राइस और टू एंट्री, और दिस इज द बेस्ट प्राइस टू एग्जिट। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेडिंग सेटअप्स यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंट्रीज हेल्थ और न्यूज़ मैनिपुलेशन, ये सब कुछ मिला जुला के एक अगर व्यू पॉइंट बनाया जाए तो आपको एक बेहतरीन एज मिल सकती है। समझ में आया? आप एकदम एक्यूरेटली पिन पॉइंटली किसी चीज पर आप फोकस करते हो कि मतलब ये टॉप है, दिस इज टॉप, टॉप टू डाउन हम एनालिसिस करेंगे। जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में भी हम हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, फिर मीडियम टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत ट्रेंड वगैरह देखते हैं, और एंट्री हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो सेम वैसे ही यहां से लेकर यहां तक हम अगर कोई कंपनी में व्यू करते हैं तो हम इन्वेस्टर है तब की बात है। मतलब आप कितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उस हिसाब से आपको ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है ट्रेडिंग सेटअप्स के अंदर, एक रेफरेंस पॉइंट आपको बताता है। तो होप को आपको आज के वीडियो में ये ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होते हैं, इसका महत्व क्या है, और ये क्यों इतना हेल्पफुल होता है, इसको समझना। और आपका टाइम फ्रेम, आपका रिस्क एपेटाइट, अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर है और आपका व्यू बहुत हाई है, बहुत ही लंबा, तो आपको छोटे मोटे पुल बैक में 10-15% मार्केट जब नीचे गिरता है तो उसमें डरने की जरूरत ही नहीं है।
समझ में आ रहा है? अगर आपका व्यू ये वाला है, बहुत ही लंबा व्यू है, आपने सोचा है कि भाई 10 साल तक तो मुझे लगता है कि इंडिया और भी तरक्की करेगा, तो फिर यहाँ पर ऐसी कंपनीज में जाकर इन्वेस्ट करते रहो ना। फिर उसमें ऊपर नीचे जो होता है उसके लिए आप फिक्र मत करो, जब भी नीचे पर मार्केट आता है तो आप खरीदो। तो यही चीज़ होती है, आपका रिस्क एपेटाइट इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में, हम जब रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक लेंगे और उसके अंदर सारी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि ये ट्रेडिंग सेटअप का 20% का वेटेज क्यों है और रिस्क मैनेजमेंट का 50% का वेटेज क्यों है। बहुत सिंपल है ना, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो डेफिनेटली आपका रिस्क भी बड़ा होगा, बिगर टाइम फ्रेम होगा तो रिस्क भी बड़ा ही होगा, राइट। अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा तो आपका रिस्क भी छोटा होगा। तो सेम है, आपको तय करना है। तो ये सारी चीजें आप मिला जुला के अगर आप डिसाइड करते हैं तो आपको एक एज मिलती है, एक दिस इज जस्ट 20% पार्ट। ये सिर्फ एक 20% का पार्ट है यहां पर। ये जो ट्रेडिंग सेटअप आज डिस्कस किया, ये सिर्फ 20% है। आपको एक व्यू पॉइंट दिखाता है, एक एज दिखाता है कि भाई हाँ मुझे यहां पर खरीदना है, एक आधार देता है, एक रेफरेंस पॉइंट देता है। फिर जब आता है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये सब कुछ क्यों इंटरलिंक्ड है। तो दिस वाज द पार्ट फॉर आवर ये अपना जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग सेटअप्स। ट्रेडिंग सेटअप्स के इन डेप्थ डिटेल में वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ आता है डिटेल में, बहुत सारे सेटअप्स, चार्ट पैटर्न्स, वो उसके लिए तो बहुत मतलब बहुत सारे वीडियोस आएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो होप आपको ये समझ में आ गया है क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और कितने टाइप के ट्रेडिंग सेटअप्स हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है। ये ट्रेडिंग सेटअप्स इतने टाइप के मैंने इसको बाइफरगेट किए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हमें एक व्यू पॉइंट रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी रिस्क को मैनेज करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो, जो भी हो, आप जिस तरह के ट्रेडर हो, आप न्यूज़ वाले ट्रेडर हो, न्यूज़ देख के ट्रेड लेते हो, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी रिपोर्ट्स देख के ट्रेड लेते हो, या फिर अर्निंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल रेशियोज देख के ट्रेड लेते हो, तो ये सब कुछ एक सेटअप्स है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। होप को आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए मल्टीपल दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज को बताइए। जो लोग नए हैं और स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये खास है। उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मार्केट चलता है और क्या, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैक्सिमम शेयर करिए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।